कल ये जनवरी 2026 का करंट अफेयर हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें पहला जो न्यूज है वो ईरान से रिलेटेड है, जो हमने कुछ कवर किया था कल कि ईरान में वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए हैं और वो प्रोटेस्ट वहां पे डायनेस्टिक रूल को चेंज करने के लिए हो रहे हैं मेनली। तो पेपर में आपसे एक तो ईरान की फिजियोग्राफी के बारे में पूछा जा सकता है कि जो जो कंट्रीज ईरान को इनसर्कल कर रही हैं, जो जो कंट्री ईरान से बॉर्डर शेयर करती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप एक्रोनिम याद रख लेना। क्या पिछली बार कुछ और बताया था? पीबी। अच्छा, पीबी है। देखो ए नहीं होगा फिर। तुर्कमेनिस्तान, पहले तो वैसे देखो, तुर्कमेनिस्तान, इधर अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान, दो वाटर बॉडीज हैं जिनके साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। एक है कैस्पियन सी और एक है पर्शियन गल्फ। इधर है अजरबैजान, आर्मेनिया, ये ऊपर जॉर्जिया है, जॉर्जिया के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ठीक है, ऊपर वाली कंट्री जॉर्जिया है। फिर इधर तुर्की, नया नाम तुर्की है, और इधर इराक। कितने कंट्री हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो T4 तुर्कमेनिस्तान, A4 अफगानिस्तान, T4 तजाकिस्तान। तजाकिस्तान कहां पे है? तुर्की है। T4 तुर्की या तुर्की। A4 आर्मेनिया या अजरबैजान में से एक, P4 पाकिस्तान, A4 आर्मेनिया अजरबैजान में से एक, और I4 इराक। तो इन कंट्रीज से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ईरान किन किन कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो पूछा जा सकता है कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ईरान डू नॉट शेयर इट्स बॉर्डर या शेयर इट्स बॉर्डर। ठीक है, तो ये कंट्रीज है। एक्रोनिम याद रखना, टाटा पाई। ये दूसरी बात है कि आपको कितने एक्रोनिम याद रखे, एक्रोनिम ही इतने हो गए तो याद तो करने पड़ेंगे। ठीक है, देन उसके बाद दो वाटर बॉडी, कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो कैस्पियन सी है ये लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है वर्ल्ड का। कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट लेक, बोल लो, क्योंकि लेक है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, या इनलैंड वाटर बॉडी। कैस्पियन सी अपनी बाउंड्री शेयर करता है इन कंट्रीज के साथ। एक और एक्रोनिम हमने पढ़ा था, तारिक। तुर्कमेनिस्तान, A4 अजरबैजान, रसिया, ईरान और कजाकिस्तान। ऊपर कजाकिस्तान है। ठीक है, तो तारिक वर्ड से आप याद रखना कि कैस्पियन सी तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, इससे ऊपर कजाकिस्तान है, उससे ऊपर रसिया है। ठीक है, तो ये कजाकिस्तान इससे ऊपर रसिया से भी शेयर करता है वो। ठीक है, और क्या बच गया? देन अजरबैजान और ईरान। तो ये कंट्रीज है जिनसे वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। कैस्पियन सी वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है, या लार्जेस्ट इनलैंड लेक भी बोल सकते हो वर्ल्ड का। ठीक है, क्या कह रहे हो? कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी कंट्री। फिर पर्शियन गल्फ तो हमने पढ़ा ही था पहले। पर्शियन गल्फ में ईरान, इराक, नीचे यहां पे सारी जीसीसी कंट्रीज। ठीक है, तो पर्शियन गल्फ के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं जीसीसी प्लस 2 आई, ईरान और इराक, डबल आई। ठीक है, ईरान, इराक और जीसीसी।
ठीक है, जीसीसी में सारे आ गए, ओमान आ गया, यमन नहीं है, आपने यमन बोला, यमन नहीं है ना जीसीसी में, यूएई, बहरीन, कुवैत, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कतर और ओमान, ये जीसीसी के मेंबर है। ठीक है, तो ये प्लस ईरान और इराक, ये पर्शियन गल्फ के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो हमने 3 पढ़े, इराक ईरान के साथ जो कर रहे हैं टाटा पाई से, उसका याद रखना। फिर उसके बाद कैस्पियन सी, तारिक, ठीक है, T4 तुर्कमेनिस्तान है, K4 कजाकिस्तान है, क्योंकि T4 तजाकिस्तान भी है वहां पे, तो तजाकिस्तान नहीं है, तुर्कमेनिस्तान है। देन उसके बाद पढ़ा पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ में जीसीसी कंट्री और ईरान इराक। अब पर्शियन गल्फ में भी हमने 2 चीजें पढ़ी थी, अगर हम उसको बड़ा करें तो ये 2 चीजें हमने पर्शियन गल्फ में भी पढ़ी है। खरग आइलैंड, ठीक है, जो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ईरान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, खरग आइलैंड। ठीक है, और यहां पे पारस गैस फील्ड, ऐसे लिखें या PARS लिखें, ठीक है, पारस गैस फील्ड वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैस फील्ड है। तो ये इस एरिया में जो जियोलॉजी है, सॉरी जो जियोग्राफी है, वो आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर एरिया की, क्योंकि न्यूज में है बहुत ज्यादा। दोनों, हाँ दोनों में बॉम्बिंग हुई। साउथ साइड जो ईरान के कब्जे में है उस पे इजराइल ने बम गिराया, और नॉर्थ साइड जो कतर के कब्जे में है उसके ऊपर ईरान ने बम गिराया। ठीक है, तो ये तो हो गया जियोपॉलिटिक्स या जियोग्राफी इस पर्टिकुलर एरिया की। देन उसके बाद ईरान और यूएसए और इजराइल का जो वॉर चल रहा है, तो इन्होंने अलग अलग कोड नेम दे रखे हैं इन ऑपरेशंस को, जो ये एक दूसरे पे वॉर कर रहे हैं तो उसके अलग अलग कोड नेम है। ठीक है, ईरान ने उसको नाम दिया है ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस, यूएसए ने इसको बोला है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और इजराइल है ऑपरेशन रोरिंग लाइन। मतलब जो इजराइल अटैक कर रहा है ईरान पे, और बाकी उसके जो नियर बाई एरियाज हैं जहां पे उसका डोमिनेंस है, जैसे हमास है, हमने पढ़ा था गाजा में, या लेबनान में हिजबुल्ला है, और ह्यूदी ग्रुप है यमन में। ठीक है, तो इसने उसका ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन रोरिंग लाइन, और यूएसए ने रखा है एपिक फ्यूरी। तो ये 3 ऑपरेशंस के नाम भी आपको याद रखने हैं। देन उसके बाद एक आपको याद रखना है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक ग्रुपिंग है जो अलग अलग कंट्रीज मिला के बनाते हैं। मतलब ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान के सपोर्ट में काम करता है, जिसमें एक तो ईरान खुद है, ईरान का इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स जो हमने पढ़ा था, ठीक है, GC सॉरी। देन उसके बाद लेबनान में हिजबुल्ला, देन यमन के अंदर ह्यूदी रेबल, और गाजा स्ट्रिप में हमास। ठीक है, और इसके साथ एक ग्रुप इराक में हो रहा है। इराक वाले ग्रुप का नाम है हसद ए सबा, HASAD। हसद अल साबी, ये
इराक में इनका प्रोक्सी ग्रुप है, दीज आर द प्रोक्सी ग्रुप क्रिएटेड बाय ईरान इन डिफरेंट कंट्रीज, कि किसी दिन हम पे अटैक होगा तो ये हमारी हेल्प करेंगे, या इस रीजन में अपनी कंट्रोल रखने के लिए ईरान ने इन अलग अलग कंट्रीज में इन अलग अलग ग्रुप्स को आर्म्स एम्यूनेशन सप्लाई करता है, टेक्नोलॉजी सप्लाई करता है। ठीक है, तो इसको पूरा ईरान का बोला जाता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, कि ये उसका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, कि ये सब अलग अलग जगह से उसको प्रोटेक्ट करेंगे एक टाइम पे। जैसे अभी ईरान ने क्लोज कर दिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये एक वाटर बॉडी है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है। ठीक है, और वर्ल्ड की एनर्जी सिक्योरिटी का लगभग 20% जो है वो यहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो अब इसको पूरी तरह से लगभग चोक कर दिया है ईरान ने। ठीक है, दूसरा अभी चोक कर रहे हैं बलब मंदाब को। बब अल मंदाब है, बब अल मंदाब जो है ये भी एक स्ट्रेट है जो कनेक्ट करता है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन, हाँ एडन बोलो, गल्फ ऑफ एडन, या बोलो कि इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये दो मेन रास्ते हैं ट्रेड के। तो ह्यूदी रेबल्स, क्योंकि यमन जो है, लिख लिया, मैं कर दूं इसको, इरेज कर दूं, ये अरेबियन पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला में इधर पर्शियन गल्फ है ये, और इधर रेड सी है। तो यहां पे ये नीचे कंट्री है यमन, और ये बलब मंदाब है, रेड सी में एंट्री होती है, इंडियन ओशियन है नीचे, उससे रेड सी में जाने के लिए ये रेड सी है, ऊपर यहाँ पे पेनिनसुला है एक और, सेनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट के पास है, ऐसा एक सेनाई पेनिनसुला इजिप्ट के पास, और यहां से स्वेज कैनाल को निकाला गया है, और ऊपर है मेडिटेरेनियन सी, ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, नीचे इधर आ जाएगा अफ्रीका सारा, ये अफ्रीका है, ऐसा कुछ है। तो अफ्रीका ये इधर रेड सी है। ठीक है, रेड सी के बाद इधर अरेबियन पेनिनसुला है, तो अरेबियन पेनिनसुला और रेड सी, सॉरी इंडियन ओशियन और रेड सी में जाने के लिए यहाँ पे बलब मंदाब है, तो एक स्टेट ये है। तो इसको चोक कर रहे हैं ह्यूदी रेबल ग्रुप। ये ह्यूदी रेबल ग्रुप यमन को लीड करता है, मतलब यमन में मेन उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ठीक है, तो अब ये भी पिक्चर में आ गए हैं। तो ईरान ने अपने जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उनको मतलब एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, एक हफ्ते की बोल के डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर स्टार्ट किया था कि मैं एक हफ्ते में खत्म कर देंगे, 5वें वीक में आ गया है। ठीक है, और मैंने कल भी समझाया था कि डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, ठीक है, ये मुश्किल हो जाता है कि जितना लंबा प्रोटेस्ट चलेगा उतना ही डेमोक्रेटिक लीडर में अनस्टेबिलिटी आएगी। एक मूवमेंट चल पड़ा है अमेरिका में, नो किंग मूवमेंट, अगर पूछ लिया जाए तो नो किंग मूवमेंट, कि ये मूवमेंट कहां चला, तो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में नो किंग मूवमेंट चल पड़ा है यूएसए में। बहुत लार्ज गैदरिंग में लोग सिटीज में इकट्ठा हो रहे हैं, और जो ये ऑनगोइंग वॉर है इसकी वजह से वहां पे जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में है वो लोग, कि हम क्यों भुगते हैं इस चीज को। उनका मानना है कि ये इजराइल का वॉर था और यूएसए इसमें जानबूझ के घुसा है, क्योंकि यूएसए और इजराइल का मतलब ईरान का ऐसा कोई लेना देना है ही नहीं आपस में, क्योंकि अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का 95% यूएसए खुद प्रोड्यूस करता है। उसको वो एनर्जी डिपेंडेंट नहीं है बाकी कंट्रीज पे, इंडिया की तरह या चाइना की तरह या जापान की तरह, ये सब डिपेंडेंट हैं अरब नेशंस पे मेनली। तो अमेरिका तो सेल्फ डिपेंडेंट है, तो वो कह रहे हैं कि आप लोग मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट क्यों पैसे लगा रहा है एक ऐसे वॉर में जो हम किसी और कंट्री के लिए फाइट कर रहे हैं, और उससे हमारे यहाँ पे प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, वहां पे एग बहुत एक बेसिक कमोडिटी है, जैसे हमारे यहाँ पे ब्रेड है। ठीक है, तो वहां पे ब्रेकफास्ट में नॉर्मली एक नॉर्मल हाउस होल्ड में ब्रेड उसको एग को कंज्यूम किया जाता है, एग का प्राइस इंक्रीज होने लग गया वहां पे। ठीक है, तो इसकी वजह से वहां पे नो किंग मूवमेंट स्टार्ट हो गया है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को हटाओ और इस वॉर को रोको। तो जितना अब ईरान
एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को एक्टिवेट कर रहा है, तो उन सबको हराना और ज्यादा टाइम लगेगा। अलग अलग जगह पे हैं वो सारे के सारे। जैसे अब इजराइल का मेनली ये बोला जा रहा है कि इजराइल के पास जितना आर्मी था वो जवाब देने वाला है, क्योंकि इतना पहले उन्होंने इतना लंबा वॉर लड़ा हमास के साथ, अब इतना लंबा वॉर चल पड़ा है फिर ईरान के साथ, तो बिना थके आर्मी कंटिन्यूअसली अटैक नहीं कर सकती, इतना आर्म्स एम्यूनेशन नहीं होता, ठीक है। और जो उस वॉरफेयर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी रेस्ट चाहिए, ठीक है, तो उनको मिल नहीं पा रहा है। पहले वो गाजा स्ट्रिप पे हमास के खिलाफ लड़ रहे थे, हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ रहे थे लेबनान में, अब ईरान के साथ स्टार्ट हो गया है। तो ये कह रहे हैं कि दे आर ऑन द वर्ज ऑफ जस्ट ब्रेक डाउन। इजराइल कभी भी हो सकता है, बाहर न्यूज लेट आती है, वो पता लग जाता है नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन ऐसा हो गया कि ईरान मेनली यूज कर रहा है बहुत सस्ते सस्ते ड्रोन अटैक करने के लिए, और उनकी बहुत महंगी महंगी मिसाइल उन ड्रोनों पे अटैक कर रही है। तो इजराइल अगर सपोज ईरान कोई 20-30 हजार रुपए का, जो इंडियन रुपीज के हिसाब से देखें, ड्रोन चला रहा है जो इजराइल पे या फिर यूएसए के जो जितने भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैं अरब नेशंस में अटैक करने के लिए, तो उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर मिलियन ऑफ डॉलर की एक मिसाइल आ रही है जो उसको खत्म कर रही है, तो बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है उनका। तो वो क्योंकि उन लोगों ने सोचा नहीं था कि ईरान इतना लंबा टिकेगा, लेकिन ईरान का बोलना है कि हमने तो पूरा एक्सिस बना रखा है रेजिस्टेंस का, और फिर ऊपर से हमारे खुद के अंदर ही हमारी जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स हैं वो मोजाइक मॉडल पे चलती हैं, जो मैंने कल समझाया था। तो आ जाओ, कितनी देर लड़ोगे हम लोगों से आप, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये होगा कि बैकअप हो जाएगा, कभी ना कभी अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा और इजराइल को पीछे हटना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है ईरान को ओवरटेक कर लेना, क्योंकि लगभग 4-4.5 हजार पुरानी सिविलाइजेशन है, तो इतनी जल्दी उसको खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। हालांकि वो मेन लीडर को खत्म करना चाहते थे, तो उनको लगा था मेन लीडर को हटाएंगे, ठीक है, तो अली खामेनी को उन्होंने हटाया, तो उनको लगा कि कोई दूसरा आएगा उससे बातचीत करके सुलझा लेंगे। तो उनको पता नहीं था ना कि उन्होंने पहले ही लीडर के बाद लीडर तैयार कर रखे हैं कि ये गया तो ये गया तो ये, तो उन्होंने पहले ही लीडर की डिफेंस ऑफ लाइन भी बना रखी है। तो दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड कि ये वॉर एक दिन होना था, उनको पता है, ठीक है। और अब तो कुछ न्यूज ये आने लग गई है कि शायद ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत करीब है, अगर उसने बना लिया तो फिर इन दोनों को वैसे ही पीछे हटना पड़ जाएगा। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होगी, वर्ल्ड में एक एनर्जी क्राइसिस पैदा होगी, जिसको हम अगले कई सालों तक पढ़ेंगे या आप लोग पढ़ोगे, कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा हो गया ईरान का, तो कतर यूएई ये अपना तेल कहां से भेजेंगे, इनको तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भेजना था। अब उसको अमेरिका ही खुलवा सकता था, उससे खुलवाया नहीं जा रहा है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। तो इसका मतलब एक तरह से उनका कब्जा हो गया स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, तो इससे एनर्जी के प्राइसेस बढ़ेंगे आगे आने वाले टाइम पे। एनर्जी के प्राइसेस बढ़ने का मतलब ये है कि सपोज कोई ऑयल का टैंकर शिप चला है वहां से, तो वो शिप जब चलता है तो पहले तो वो ऑयल डला है उसका एक प्राइस है, फिर उस शिप का एक इंश्योरेंस होता है कि वो अपनी जगह पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचा तो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है इंश्योरेंस कंपनी जो उसका इंश्योरेंस करती हैं, ठीक है। और वो जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है तो उसको एक टैक्स देना पड़ता है एक तरह का, तो ये हर चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उसको हम नॉर्मल लाइफ में देख रहे हैं, हमारे यहाँ इंडिया में भी इंपैक्ट पड़ रहा है, हम तो डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं है वॉर में, फिर भी एलपीजी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ऑयल के प्राइसेस भी इलेक्शंस की वजह से रुके हुए हैं, जैसे ही वेस्ट बंगाल में, आसाम में, केरला में इनमें इलेक्शन होंगे तो हो सकता है लेटर दिस ईयर ऑयल प्राइसेस भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो अपोजिशन तो यही बोल रही है एटलीस्ट, और इकोनॉमिस्ट भी यही बोल रहे हैं कि घाटा हो रहा है कंपनीज को, जो ऑयल कंपनीज उनको घाटा हो रहा है। उसके लिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये किया है कि जो गवर्नमेंट उनसे टैक्स देती है उसमें कुछ कमी की है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट अपना टैक्स कब तक छोड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रन करने के लिए एक ही तो सोर्स है, टैक्स। और हमने पढ़ा है इंडियन गवर्नमेंट तो पहले ही घाटे में चलती है, तो टैक्स का भी पैसा छोड़ देगी तो वेलफेयर स्कीम पे पैसा कहां से लगाएगी, तो अल्टीमेटली ये बर्डन लोगों पे ही आएगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो एनर्जी क्राइसिस जैसे इंडिया में फैलेगी तो इंडिया उस क्रूड ऑयल को महंगा लेगा, तो हमने पढ़ा था कि इंडिया क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट करके तेल बेचता है, तो वो उसको महंगा बेचेगा आगे, तो वो अल्टीमेटली पूरे वर्ल्ड में एक डोमिनो इफेक्ट इसका देखने को मिलेगा इस साल के एंड तक, कि पूरे वर्ल्ड में एक एनर्जी टाइप क्राइसिस आ जाएगी, जहां पे एनर्जी के प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, महंगे होगा, और एनर्जी महंगा हुआ तो लॉजिस्टिक महंगा हो जाता है, और लॉजिस्टिक्स महंगा हुआ तो सब कुछ महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो इसका कनेक्शन हम देखेंगे कुछ टाइम के बाद, आरबीआई की बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी, ठीक है, तो उनको रेट कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो इंपैक्ट हम लोग देखेंगे, ये चीजें कनेक्ट होती हैं सारी की सारी, जब आप एक बार समझोगे उसको तो वो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। लेकिन सर ईरान ने इंडिया और के लिए तो पैसे अलाउड कर दिया, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनीज जो इंश्योर कर रही हैं उनको, वो तो पैसा उन्होंने तो बढ़ा दिया ना,
क्योंकि उनको तो खतरा लग रहा ना कि कब किसकी मिसाइल आके लगे। तो अब जो कंपनियां उनको इंश्योरेंस दे रही थी उन्होंने प्राइस बढ़ा दिए, ठीक है। अब वो थोड़ा ऐसा थोड़ी है कि 20,000 ले रहे थे अब की बार 25,000 ले लेंगे, वहां तो अरबों डॉलर में बात होती है, ठीक है भाई। पहले इतने डॉलर था, इतने मिलियन डॉलर थे, अब इतने मिलियन डॉलर लेंगे इंश्योरेंस करने का। अब इंश्योरेंस करवाना जरूरी है इतने लंबे रास्ते पे, ठीक है। तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे ना। चाहे ईरान ये कह रहा है कि ईरान हमारा फ्रेंडली नेशन है, क्योंकि हम लोग वहां पे चाहबार नाम का पोर्ट भी डेवलप कर रहे थे, तो वो हमारे ऑयल टैंकर्स को आने देगा। क्या होगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर टैक्स देना पड़ रहा है मान लिया $1,000, तो वो इंडिया को बोल देगा कि भाई आप लोग 500 दे दो, आप फ्रेंड हो। लेकिन पहले तो 0 था ना, तो फ्री में तो अभी भी नहीं आने दे रहा वो। तो वो कह रहा है कि बाकी 1,000 दे रहे हैं तो आप 500 दे के निकल जाओ, तो 500 भी तो बर्डन है ना। फिर जो इंश्योरेंस दे रहे हैं वो भी बर्डन है, तो ओवरऑल तो बढ़ ही नहीं ना चीजें, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो वो प्राइस तो बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली। रशियन ऑयल तो बहुत लंबी दूरी से आता है, रशियन ऑयल आएगा मेनली इससे सुएज कैनाल से, तो उस पर भी ह्यूजी रेबल ग्रुप ने लगा दिया है, बाबा मंदाब पे उन्होंने कब्जा कर लिया कि हम यहाँ से नहीं जाने देंगे। तो फिर वो अफ्रीका के नीचे से घूम के आएगा, लॉजिस्टिक चार्जेस बढ़ेंगे, अब लंबी दूरी लेंगे तो वो चार्जेस लेंगे। तो ओवरऑल एनर्जी प्राइसेस अभी धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट होंगे। तो बेशक से वो कल रुक जाए, लेकिन उसका डोमिनो इफेक्ट दिखेगा। अगर अमेरिका स्वेज हॉर्मुज स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर नहीं करा पाया, जो कि मुश्किल लग रहा है, तो एनर्जी क्राइसिस पैदा होगी। तो ईरान अपनी मर्जी से तेल बढ़ाएगा, क्योंकि अब उसका कब्जा हो गया फिर वहां पे, पहले नहीं था, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीजें आप लोग याद रखना, जो हमने जियोग्राफी पढ़ी है, जो अलग अलग हमने ऑपरेशंस पढ़े हैं, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा है, ठीक है। देन एक और लिखो, यूनिटी ऑफ अरीनास डॉक्ट्रिन, यूनिटी ऑफ अरीनास डॉक्ट्रिन। ये यूनिटी ऑफ अरीनास डॉक्ट्रिन और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ये दोनों सेम ही चीजें हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि दिस टर्म यूनिटी ऑफ अरीना डॉक्ट्रिन इज रिलेटेड टू, तो ये ईरान से रिलेटेड है, जो उसका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो आपस में यूनिटी बना के रखते हैं, ठीक है, कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं, क्योंकि वो हैं तो प्रॉक्सी ग्रुप सारे के सारे ईरान के ही, ठीक है। तो उसको साथ में यूनिटी ऑफ एरिनास डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं। तो ये वर्ड अगर कहीं पे आ जाए तो ये इस चीज से रिलेटेड है, मतलब ये ऑनगोइंग इस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। और हमने लीडर पढ़ लिए थे, पहलवी डायनेस्टी का रूल था पहले ईरान में 1979, फिर अयतुल्ला खामेनी पावर में आया, फिर अली खामेनी, और अब उसका बेटा मोस्तफा खामेनी। तो ये नाम भी याद रखना सारे के सारे, ठीक है। और उधर उसमें अमेरिका में तो डोनाल्ड ट्रंप है, 47th प्रेसिडेंट है वो अभी अमेरिका के, 47, ठीक है। और इजराइल में है बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये नाम याद रखना सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है बुल्गारिया से, हालांकि हम इसको कवर कर चुके हैं पहले, ठीक है, क्योंकि जनवरी की जीके है तो आना था ऑब्वियस है जनवरी में। तो बुल्गारिया 21st मेंबर बन गया है यूरोजोन को ज्वाइन करने वाला। सो दिस इज, ये बाल्कन पेनिनसुला है यूरोप का, दिस इज द बाल्कन पेनिनसुला, ठीक है। ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो इसको पेनिनसुला बोलते हैं, बाल्कन पेनिनसुला है, ठीक है। ये तुर्की है, यहां तक ये पूरा तुर्की है। ये ऊपर ब्लैक सी है, ये सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा सारा तुर्की के अंडर में है। फिर उसके नीचे है एजियन सी, एजियन सी इज द पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो ये वाली, तो ये पूरा का पूरा बाल्कन पेनिनसुला, ये बाल्कन पेनिनसुला की कंट्रीज है सारी की सारी, तो इनको आप ध्यान रखना, ठीक है। इसमें आप लिख लो कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, बुल्गारिया बाल्कन पेनिनसुला पार्ट है, यूरोप की कंट्री है, और इसमें इनकी एक लेडी है क्रिस्टिना जॉर्जिया, जो IMF की हेड है, ठीक है। फिर बुल्गारिया अपनी बॉर्डर ब्लैक सी से शेयर करता है, इसके लिए भी मैंने एक्रोनिम बताया था, टी बर्गर। ब्लैक सी को जो कंट्री इंसर्कल करती हैं, टी बर्गर। रूपांशी लिखना है, पेन उठाओ, स्टैंड हटाओ ये, और पेन उठाओ।
टी बर्गर लिखो, टी फॉर तुर्की, बी फॉर बुल्गारिया, यू फॉर यूक्रेन, आर फॉर रसिया, जी फॉर जॉर्जिया, जीई जॉर्जिया के लिए है, और आर रोमानिया के लिए। टी फॉर तुर्की, बी फॉर बुल्गारिया, यू फॉर यूक्रेन, ये ऊपर यूक्रेन है, आर फॉर रसिया, यूक्रेन के बाद इधर रसिया आ जाएगा, इसको इनसर्कल करने का, रसिया के बाद जॉर्जिया, यहां नीचे जॉर्जिया है, अभी इससे पिछले वाली इमेज में हमने देखा था, ये कहां पे है? हाँ ये रहा, ये ब्लैक सी है, ठीक है, तो ये दिख रहा है आप लोगों को? yes. तो ये है जॉर्जिया, जॉर्जिया के ऊपर रसिया है, ठीक है, तो रसिया भी शेयर कर रहा है, जॉर्जिया भी शेयर कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद क्या बच गया? आर फॉर रोमानिया। तो ये कंट्रीज ब्लैक सी को इंसर्कल करती है। ब्लैक सी देखा हमने, कौन सी कंट्री उसको इंसर्कल कर रही है, कैस्पियन सी कौन सी कंट्री उसको इंसर्कल कर रही है, ठीक है, पर्शियन गल्फ कौन सी उसको चार तरफ से इंसर्कल कर रही है, इंसर्कल तो नहीं है वो क्योंकि गल्फ है तो एक तरफ से ओपन रहेगा, ठीक है। और एजियन सी याद रखना, ये मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है, ठीक है। और यूरोजोन क्राइसिस है एक, यूरोजोन क्राइसिस का मतलब है कि जो यूरोप की अलग अलग कंट्रीज यूरो को करेंसी मानती हैं, तो 2009 और 10 में इन कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम लोग बहुत सारे यूरो छापेंगे, छाप के अलग अलग कंट्रीज को दे देंगे और वो अपने यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगी, तो इससे पूरे यूरोप में डेवलपमेंट होगा और हमारा डॉलर से डिपेंडेंस कम हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था यूरो इज द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर होल्डर, कितने परसेंट? 20%, ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट है। तो उन्होंने सोचा था हम लोग यूरो छापेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन बोले कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा हम डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर देगा। मतलब जब डेवलपमेंट होगा, लोगों को जॉब मिलेगी, उनके पास पैसा होगा, तो इन्फ्लेशन का फर्क नहीं पड़ेगा उनके ऊपर, समझे? तो ऐसे पैसे छाप के इन्फ्लेशन बढ़ा के डेवलपमेंट करके उस इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये लिमिटेड क्राउड पे हो सकता है, इंडिया में नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि वहां लिमिटेड क्राउड है, एजुकेटेड क्राउड है, इंडस्ट्री लगेंगी, सबको जॉब मिलेंगी, ठीक है, पैसा बाद में वापस से आ जाएगा यूरो, बाद में टैक्स बढ़ाएंगे और यूरो को ले लेंगे। जैसे इंडियन गवर्नमेंट रुपया छापे, सबको बांट दे, कुछ टाइम के बाद टैक्स बढ़ा दे, वापस आ जाएगा वो, तो ये रास्ता होता है। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने यूरो छापे, अलग अलग कंट्रीज को दिए, सबसे ज्यादा लिए इन्होंने ग्रीस, भर भर के ले लिए इन्होंने कि भाई हम करेंगे डेवलपमेंट अपने यहाँ पे। इन्होंने सिटीजन्स को भी दे दिए, बहुत सस्ते सस्ते लोन दे दिए, प्रॉपर्टी लोन। प्रॉपर्टी भाव बढ़ते गए। तो प्रॉपर्टी के साथ एक दिक्कत होती है, एक के बाद दूसरा लेगा, दूसरे के बाद तीसरा, लेकिन उसका प्राइस कितना बढ़ेगा, एक लिमिट है, एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि जो लास्ट पर्सन ले रहा है उसकी और हायर प्राइस पे सेल नहीं होगी, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा हो गया है। तो एट लास्ट एक पर्सन को तो उसको कम प्राइस से बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो गई इसमें, ग्रीस में, और उन सबके लिए लोन हो रखा था बैंक से, ठीक है, तो वो डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो वहां से यूरोजोन क्राइसिस स्टार्ट हुआ है। सिमिलर सिचुएशन जो हमने यूएसए में पढ़ी, हाउसिंग मार्केट क्राइसिस या हाउसिंग डेट क्राइसिस, तो ऐसा ही कुछ यूरोजोन क्राइसिस में हुआ था। तो ये इसकी स्टोरी थी मोटी मोटी, इतना ही काफी आप लोगों को पता होना। और ये 2009-10 में हुआ, पीक 2010 में आया था इसका, ठीक है, तो याद रखिए। Balkan Peninsula is a pink sea. हाँ Balkan Peninsula was still sea surrounded it. हाँ, बाल्कन पेनिनसुला में इधर यहाँ पे एड्रियाटिक सी भी है, एड्रियाटिक दिखाई नहीं दे रहा हो इसमें, ये एजियन है, ये एड्रियाटिक है। एड्रियाटिक के बाद इधर ये एपेनाइन पेनिनसुला है, इटली वाला, ये आगे दिखाऊंगा। एपेनाइन पेनिनसुला के ऊपर एक कंट्री है स्विट्जरलैंड, जहां पे हम पढ़ते हैं मैक्सिमम हेडक्वार्टर है, वहां पे एक माउंटेन रेंज है, एल्प माउंटेन रेंज। इसके बाद इधर ये एपेनाइन पेनिनसुला है, इटली है जिसके अंदर, और वेटिकन सिटी है यहाँ पे, एपेनाइन पेनिनसुला। इसके बाद ऊपर एल्प्स माउंटेन रेंज है और उसके ऊपर स्विट्जरलैंड है, ये यूरोप के अंदर है।
ठीक है, तो एल्प्स माउंटेन रेंज याद रख लेना कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। एपेनाइन पेनिनसुला, ये इटली मेन कंट्री है एपेनाइन पेनिनसुला में। ठीक है, फिर बाल्कन पेनिनसुला में तो कई सारी कंट्री हैं, कुछ इसमें छोटी छोटी दिख भी नहीं रही। और फिर इसके बाद एक और पेनिनसुला आएगा थोड़ा सा आगे चल के, आइबेरियन पेनिनसुला, जिसमें स्पेन और पुर्तगाल दो कंट्री है। ठीक है, पुर्तगाल और ये स्पेन। ठीक है, पढ़ेंगे उसको भी हम, लेकिन ये तीन मेन पेनिनसुला है यहाँ पे, याद रखना। चले, अच्छा इसी कैपिटल भी याद रखना, पहले वैसे पहले ही पढ़ी थी हमने, सोफिया, क्योंकि न्यूज में तो पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट न्यूज है इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान हर साल एक एनुअल एक्सचेंज करते हैं न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का, कि कहां कहां हमने हमारे न्यूक्लियर जो आर्म्स हैं या इंस्टॉलेशन है कहां कहां कर रखे हैं। ताकि क्यों करते हैं, किया तो इसलिए था पीस को बढ़ाने के लिए, कि भाई गलती से अगर कोई अटैक हो जाए कभी, तो ये देखा जाए कि वो ऐसी जगह ना हो जहां पे कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है या न्यूक्लियर मिसाइल है या कोई कुछ भी न्यूक्लियर वर्क है, क्योंकि ज्यादा दूर थोड़ी है पाकिस्तान। अगर इंडिया में कुछ दिक्कत हुई तो जाएगी तो वहां तक भी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 1988 में एक एग्रीमेंट हुआ था, 1988 में, कि हम दोनों अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के बारे में, कि कहां कहां पे न्यूक्लियर वेपन्स हम लोगों ने रख रखे हैं, उनके बारे में एक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करेंगे। हालांकि दोनों ही सच्चाई नहीं बताते एक दूसरे को, ना हम बताते हैं ना वो बताते हैं। ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए है। ठीक है,